स्टार्ट। महोदय, मई का महीना अपनी गर्मी के लिए प्रसिद्ध है, फिर भी यह संयोग ही है कि ब्रिटिशों के विरुद्ध 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत इसी मास में हुई। स्वतंत्रता के प्रथम शहीद मंगल पांडे ने इसी महीने में स्वतंत्रता की लड़ाई की घोषणा करते हुए अपने प्राणों की बलि दी थी। इस बलिदान ने उस समय अंग्रेज़ों के भारतीय साम्राज्य की जड़ें हिला दी थीं और एक संयोग देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति अर्थात क्रूर साम्राज्यशाही के विरुद्ध मानवता की विजय इसी महीने में हुई है। वास्तव में देखा जाए तो मई का महीना अपने आप में एक उत्साहप्रद व प्रेरणाजनक महीना रहा है। महाराष्ट्र के लिए तो यह सदैव अविस्मरणीय है। हम मई दिवस व महाराष्ट्र दिवस को प्रणाम करते हुए एक उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। मेरी निश्चित मान्यता है कि समाज की परख बहुत कठोर होती है, फिर पद, पैसा या प्रतिष्ठा भी उद्धार नहीं कर पाते। वर्ग संघर्ष से वर्ण संघर्ष तक की यात्रा करने वालों के लिए यह आत्मचिंतन का विषय होना चाहिए कि समाज ने उन्हें हाशिए में क्यों डाल दिया। साहित्य व्यक्ति, समाज और सत्ता के अंतर्विरोधों से ज़्यादा जब मनुष्य के भीतरी अंतर्विरोधों की पड़ताल करता है, तब ज़्यादा सार्थक और महत्वपूर्ण होता है। यह सार्थकता कमरों की चार दीवारी के भीतर नहीं मिलती। जब हम स्वीकार करते हैं कि साहित्य का केंद्र बिंदु मनुष्य है, तो हमें यह स्वीकार करने में झिझक क्यों होती है कि वह मनुष्य किसी एक वर्ग या समुदाय तक सीमित नहीं है। जब तक हम इस मनुष्य को उसकी गलत मनोवृत्तियों से मुक्त नहीं करते, तब तक उसके ऊर्ध्वगामी विकास की संभावनाओं को नहीं खोल सकते। यह प्रक्रिया बहुत लंबी और कठिन भले ही प्रतीत हो, पर कोई छोटा रास्ता अभी तक ढूंढा नहीं जा सका। साहित्य में जो रचनाकार इस दुरूह मार्ग से चले हैं, वे ही काल की सीमाओं को लांघ सके हैं। मैं यह मानता हूँ कि इस रास्ते से हटकर भी जो सृजन प्रक्रिया में लगे रहे, वे कम से कम मनुष्य के विकास की संभावनाओं को तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। रचना कर्म में दृष्टि भिन्नता तो होगी ही, पर उद्देश्य समान रहने पर संवाद की संभावना क्यों अनुपस्थित होती गई। इस प्रश्न ने मुझे व्यथित किया है। मैं मानता हूँ कि वैचारिक पराधीनता और अनुकरण की प्रवृत्ति से कुछ लेखक भौतिक लाभ पा लेते हों,
महोदय, सत्ता और समाज के संबंधों अथवा सामाजिकता के बोध की अवधारणा को पुष्ट करने में साहित्य की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही व्यक्ति की स्वाधीन चेतना को जिंदा रखने और उसकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के कारण साहित्य को विशिष्ट सम्मान और महत्ता प्राप्त हुई। साहित्य ने भिन्न भिन्न युगों में उन विचारों को व्याख्यायित किया, आम जन तक पहुंचाया। असंतुलन पैदा होने से संघर्ष का जन्म होता है। 17वीं सदी के बाद यूरोप के विचारक संघर्ष को ही सत्य मानकर चले और उसके समाधान को दृष्टि देते रहे। हमारे सामने बुनियादी प्रश्न यह होना चाहिए कि क्या व्यक्ति, समाज और सत्ता तीन पृथक तथा स्वाधीन इकाई हैं? व्यक्ति तो केंद्र में है और समाज या सत्ता उसके चरम विकास की स्थितियां तैयार करते हैं। यह संभावना तब बनती है जब व्यक्ति अपनी प्रतिभा का, मेधा का श्रेष्ठतम समाज को समर्पित करेगा। समाज व्यक्ति से शक्ति लेता है और व्यक्ति की क्षमता के विकास की जमीन तैयार करता चलता है। व्यक्ति भी समाज की छाया में रहकर न केवल सुरक्षित महसूस करता है बल्कि अपने सर्वांगीण विकास की संभावनाएं भी पाता है। समाज व्यक्ति का विस्तार है, तब दोनों के बीच असंतुलन का प्रश्न क्यों खड़ा होना चाहिए? दोनों मर्यादित रहें तो सत्ता मात्र एक व्यवस्था है जिसका अस्तित्व समाज को स्वीकृति पर निर्भर है। साहित्य ने समन्वय की संभावनाओं को तलाश किया है। मैं यह मानता रहा हूँ कि साहित्य परिवर्तन का सूत्र देता है, समाज उस सूत्र का मंथन करता है। यह मंथन बहुत जरूरी है। आज बहस या संवाद एक परंपरा है, लेकिन समाज की व्यापक भागीदारी न हो पाने के कारण सारी बहसें अखबारी सुर्खियों तक सीमित हैं और कोई सार्थक परिणाम नहीं निकल पा रहे। समाज का साहित्य से इस तरह कटना हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। जब साहित्य अपनी सांस्कृतिक धारा से कट जाता है तो यह अपेक्षा करना कि समाज उससे जुड़ा रहेगा भ्रांति से ज़्यादा कुछ नहीं। अपने मौलिक आधारों पर खड़े रहकर ही मस्तिष्क के रोशनदान खुले रखे जा सकते हैं। दुनिया के दूसरे देशों ने नए विचारों को तेजी से स्वीकार अवश्य किया और अपने मौलिक ढांचे में परिवर्तन भी किए। भारत में विचार प्रक्रिया का विस्तार और उत्कर्ष इतना गहन था कि नए विचार अपनी जगह तभी बन सकते हैं जब वे अतीत के विचार से ज़्यादा सशक्त सिद्ध हो सकें। स्टॉप।